नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो दोस्तों आप सभी लोगों के एग्जाम में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं समास के अंतर्गत जो दो प्रकार हैं जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने लिख रखा है कि 100% एग्जाम में पक्का आएगा, तैयार करके जाइएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसको तैयार करके ही जाइएगा। चलिए अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिख रखा है द्विगु समास की परिभाषा। जी हाँ साथियों, ये समास आप सभी लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 110% बोल रहा हूँ, आप सभी लोग लिख करके रख लो, आपके एग्जाम में ये देखने को मिलने वाला है। चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं उदाहरण और परिभाषा की मदद से। तो यहां पर लिखा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि किसी भी समास, अर्थात कोई वर्ड है जो समास है और उसका जो पहला पद है, ठीक है, यानी जो पहला शब्द है वो संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो और सारे जितने भी पद हैं, जितने भी पद के समूह हैं, सारे के सारे का जो है अर्थ निकलता हो, यानी कि अर्थ देता हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए एक नीचे लाइन में लिखा हुआ कि इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। सिंपल सी बात है, वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। अब चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं सब के अंदर आप सभी लोगों को पहला पद जो है संख्यावाची दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण में हम सभी लोग देखेंगे। पहला लिखा हुआ है पंचतंत्र, यानी कि 5 तंत्रों का समाहार। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पंचतंत्र। अब ये शब्द जो है इसमें दो शब्द है, एक पंच हो गया, एक तंत्र हो गया। तो पंच का मतलब 5 हो गया, तंत्र का मतलब हो गया यहाँ पर तंत्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो पहला शब्द निकला हमारा, इसका जो अर्थ निकाले तो हो जाएगा 5 तंत्रों का समाहार। तो इस शब्द का अर्थ भी निकाला और जो पहला पद हमारा है वो संख्यावाची है। ठीक, वहीं दूसरा देखें तो लिखा हुआ त्रिवेणी और इसका अर्थ हो जाएगा 3 वेणियों का समाहार। तो त्रिवेणी में देखिए पहला जो पद हमारा है वो है त्रि, यानी कि 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा और ऐसे करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये देखिए लिखा हुआ है पंचवटी। अब पंचवटी में लिखा हुआ है 5 वटों, यानी कि वृक्षों का समाहार या फिर समूह। तो पंचवटी, देखिए पहला जो पद हमारा है वो 5, यानी कि पंच का मतलब हो गया 5, यानी पहला जो हमारा पद है वो संख्यावाची है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। आगे लिखा हुआ है शताब्दी। अब शताब्दी में दोस्तों देख सकते हो शत का मतलब हो जाएगा 100, यानी कि जो पहला पद हमारा शत है और शत का पर्यायवाची हो जाएगा 100 और जो हमारा पहला पद होगा वो 100 हो जाएगा, यानी कि संख्यावाची होगा, यानी कि शत अब्दों का समाहार, यानी 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समूह एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो है अष्ट सिद्धि। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अष्ट सिद्धि लिखा हुआ है, यानी कि 8 सिद्धियों का समाहार। ठीक है, समाहार। तो इस प्रकार से आप सब लोग खुद समझ सकते हो कि जो पहला पद हमारा अष्ट यानी कि 8, ठीक है, ये पहला हमारा संख्यावाची हो गया। फिर है चौराहा, यानी 4 राहों का समाहार, यानी समूह कह सकते हो। तो 4 राहों का समाहार चौराहा हो जाएगा और जो हमारा पहला पद है वो हो जाएगा 4, यानी कि चौराहा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ यहाँ पर दोस्तों नवरात्र। अब नवरात्र तो सबको पता होगा, नवरात्र में देख लीजिए लिखा हुआ है 9, साफ साफ देख लीजिए अर्थ में लिखा हुआ है 9। तो यहाँ पर 9 जो होगा वो हमारा संख्यावाची हो जाएगा और इससे क्लियर पता चलेगा हमारा कि द्विगु समास है। ठीक है, तो नवरात्रियों का समूह नवरात्र कहलाएगा। फिर है पंच तत्व, और इसका अर्थ हो जाएगा 5 तत्वों का समूह। अब 5 जो हमारा सबसे पहले देखिए पहला पद जो हमारा है वो हो जाएगा 5, यानी कि हमारा संख्यावाची हुआ, इसलिए इसको हम द्विगु समास बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल के मदद से इसको हम और मजबूत बनाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुवन। अब त्रिभुवन में जो हमारा पहला शब्द है, ठीक है, जो पहला पद है त्रि, देखिए त्रि हो गया और अलग कर दो तो उसको भुवन हो जाएगा, त्रिधन भुवन। तो यहाँ पर जो त्रि होगा इसका मतलब हो जाएगा 3, यानी कि जो पहला शब्द होगा हमारा, जो पहला पद होगा हो जाएगा संख्यावाची और इसलिए 3 भवनों यानी 3 लोगों का समूह हमारा हो जाएगा त्रिभुवन। तो इजिली हमारा द्विगु समास क्लियर हो गया। अब फिर है सतसई। सतसई आप सुने होंगे, कवि जी हैं उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सतसई में जो हमारा पहला पद होगा वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 700 दोहों का समाहार। तो सतसई जो है हमारे कवि साहब ने लिखा था, तो उसी का यहाँ पर क्लियर किया गया है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया अगले एग्जाम्पल की मदद से कि चतुर्मुख, यानी कि 4 मुखों का समूह, ठीक है, समाहार बोल सकते हो। तो चतुर्मुख में जो हमारा सबसे पहला पद है
चतुर यानी कि 4। ठीक है, तो क्लियर है, जो हमारा पहला पद है वो 4 हो जाएगा और 4 मुखों का समूह चतुर्मुख कहलाएगा। फिर यहाँ पर पंजाब, पंजाब तो हमारे एक राज्य का नाम है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, अगर आपको पता है पंजाब की राजधानी तो यहाँ पर जो पंजाब में यहाँ देखिए पंजा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 और आबो। ठीक है, आब मतलब हो जाएगा यहाँ पर नदियाँ या फिर नदी, आब मतलब हो जाएगा नदी, आबो मतलब नदियाँ, तो यहाँ पर 5 नदियों का समूह पंजाब कहलाएगा। क्लियर है। फिर है नवनिधि, नवनिधि में देखिए सब जो हमारा सबसे पहला पद है नौ, तो ये हमारा जो हो जाएगा द्विगु समास यानी कि संख्यावाची है पहले, तो ये हमारा द्विगु समास कहलाएगा, नवनिधियों का समाहार। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमारा आगे आता है दोस्तों चारपाई। इजीली सबको पता है चारपाई, जिसको अवधिम खटिया बोलते हैं, गांव देहात में खटिया बोला जाता है इसको। तो चारपाई में जिसके 4 पैर है वही चारपाई, 4 पैरों का समाहार बराबर चारपाई, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, द्विगु समास। और इसको हम देख सकते हो पहले शब्द में, यहाँ जो पहला पद है वो हमारा संख्यावाची है। फिर अगला है दोपहर, यानी 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समूह, यानी अब यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा पद है वो हो गया 2, तो ये हमारा जो पहला पद होगा वो संख्यावाची हो जाएगा। इजीली हमारा ये द्विगु समास है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपसे ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर हमें अगला देखने को मिल जाएगा चौमासा। देखिए लिखा हुआ चौमासा, अब चौमासा मतलब हो जाए 4 मासों का समूह। अब यहाँ पर दोस्तों मासों का मतलब हो जाएगा महीना, या फिर उसको बोल सकते हो महीनों। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया चौमासा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला समास समझते हैं, और अगले समास का नाम है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, द्विगु और द्वंद्व यही 2 आता है, इसी 2 को हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिस शब्द के दोनों पद प्रधान, या जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर समझते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसे समास शब्द जिनमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो और जब उन शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग हो या प्रयोग हो, उस समास को हम क्या बोलते हैं, उस समास को हम बोलते हैं द्वंद्व समास। चलिए अब इसको हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं ताकि आप सभी लोग इजीली समझ पाओ। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसको हम आपको क्लियर कराएंगे एग्जाम्पल के मदद से। देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है उदाहरण में कृष्णा अर्जुन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है कृष्ण अर्जुन, अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कृष्ण और अर्जुन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कृष्ण जो हमारा पहला पद था वो भी, और अर्जुन जो दूसरा पद था वो भी, दोनों पद जो हमारे होंगे वो प्रधान होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू है जो वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, ये नहीं कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू होंगी वो बराबर होंगी, दोनों पद प्रधान होंगे, अपने अपने में खुद का मास्टर होगा वो। तो इस प्रकार से समझिए, आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शस्त्रास्त्र। ठीक है, शस्त्रास्त्र, तो यहाँ पर शस्त्र और अस्त्र दोनों पद प्रधान है, दोनों को उतना ही वैल्यू मिला है, जितना शस्त्र को मिला है उतना ही अस्त्र को मिला है। ठीक है, फिर अगला हमारा जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है सीतातप, यानी शीत या आतप, दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है, दोनों पद जो है इसमें प्रधान है। फिर जो हमारा अगला शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है यशापयस, यानी कि यश धन अपयस, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। माता पिता में माता और पिता आ जाता है तो वो भी दोनों बराबर ही होंगे, और वो भी हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। फिर है शीतोष, इसको भी समझ लीजिएगा, शीत और उष्ण दोनों पद प्रधान है, दोनों की वैल्यू बराबर है, और वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। फिर हमारा अगला है सुरासुर, यानी सुर और असुर, इन दोनों का भी पद बराबर, मतलब पद दोनों हैं जो प्रधान है। एक प्रकार से कह सकते हैं, एकदम कंफर्म नहीं कि वैल्यू बराबर ही है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम समझने के तौर पर कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये नहीं कि सुर नीचे और सुर ऊपर होगा या फिर असुर नीचे और सुर ऊपर होगा, दोनों पद प्रधान हैं, दोनों अपने अपने में राज्य हैं। इस प्रकार से समझिएगा, समझाने का थोड़ा तरीका बदलें कि आप सभी लोग समझ पाओ, इसलिए हम थोड़ा ये बता रहे हैं कि वैल्यू बराबर है। फिर देखिए लिखा हुआ धर्माधर्म, यानी कि धर्म धन अधर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म ये दोनों पद जो है इनके प्रधान हैं, दोनों आपस में किंग हैं अपने आप में। तो इस प्रकार से समझिएगा, ये जो शब्द है धर्माधर्म, अगर ऐसा आ जाए तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। फिर हमारा जलवायु, फिर जलवायु में जल और वायु। ठीक है, माता और पिता, भाई और बहन, दोनों के पद बराबर हैं, दोनों के पद प्रधान हैं, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अन्न और जल, दाल रोटी, अपना पराया। ठीक है, तो अन्न जल बराबर, पद प्रधान दोनों बराबर, दाल और रोटी,
अपना या पराया, ठीक है। अब आप सभी लोग उसको हम बता दें कि अगर आप सभी लोग फंसते हैं कि इसको हम कैसे जाने कि ये दोनों समास है या कोई और समास है, आप ट्रिक बताते हैं आपको डायरेक्टली, आपको परिभाषा में ही ट्रिक देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और, अथवा, या, एवं। तो अगर आपको इस प्रकार के शब्द बीच में मिल जाएं, जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और, या और ऐसे करके आपको अगर एवं भी देखने को मिल जाता है बीच में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे टिक लगा कर चले आइए किस पे, द्वंद्व समास पे, आपका 100% सही जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हो। इसको थोड़ा निचोड़ करके निकाल लो और इजीली अगर इस तरीके से बीच में देखने को मिल जाए और, या, एवं इस तरीके से, तो आप सभी लोग उसको द्वंद्व समास टिक करके चले आइएगा। तो कैसा लगा हमारे आज का वीडियो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा जरूर। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर हो जाना चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक हमारे आने वाले नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। और अगर आपका कोई साथी, दोस्त, सखा, मित्र अब की बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको ये वीडियो जो है शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये 5 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रत्येक 2 नंबर अर्थात कुल मिलाकर के 4 या 5 नंबर में आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।